हेलो दोस्तों, मैं रामकेश सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में आज हमारा जो है इनवर्टिब्रेट यानी कि नॉन कॉर्डेटा टॉपिक खत्म हो गया। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कॉर्डेटा से होगा। अभी तक के वीडियो इनवर्टिब्रेट्स के अगर आपको नहीं मिले हैं तो इसी चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में उन वीडियो को भी प्राप्त करिए। कॉर्डेटा खत्म करने के बाद जूलॉजी और बॉटनी की सीरीज बंद कर दी जाएगी क्योंकि इस पर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उसके अलावा हमारे इसी चैनल पर आपको लेखपाल, यूपी होमगार्ड और इसके साथ साथ बिहार टीआरई की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला, which of the following phylum is classified on the basis of their skull cavities? निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम उसकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है पिसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या एवीज। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रेप्टाइल्स। फाइलम सरीसृप को उसकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनमें जो स्कल्स होते हैं उसके आधार पर इन्हें एनेप्सिडा, सिनेप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिडा और यूरोप्सिडा में वर्गीकृत किया जाता है। एनेप्सिडा क्या होता है? तो बिना किसी टेम्पोरल फोशा के यानी जिसमें टेम्पोरल फोशा ना पाया जाए उन्हें एनोप्सिडा के अंतर्गत रखते हैं। सिनोप्सिडा, इसमें एक टेम्पोरल फोशा पाया जाता है नीचे के हिस्से में। पैराप्सिडा, एक टेम्पोरल फोशा पाया जाता है ऊपर के हिस्से में। और अगर बात करें डायप्सिडा की तो इसमें दो टेम्पोरल फोशा पाया जाता है। और यूआर्प्सिडा में एक टेम्पोरल फोशा जो कच्छ के पीछे खुलता है पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहला आपको दिया है एनोप्सिडा। एनोप्सिडा में आपको कहीं भी टेम्पोरल फोशा देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद है यूरोप्सिडा। यूरोप्सिडा जिसे सिनेप्सिडा कहा जाता है, इसमें इसमें जो है एक टेम्पोरल फोसा जो है देखने को मिल रहा है। उसके बाद है पैराप्सिडा। पैराप्सिडा में एक टेम्पोरल फोसा नीचे के हिस्से में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सिनेप्सिडा। सिनेप्सिडा में एक टेम्पोरल फोसा जो है नीचे की तरफ और पैराप्सिडा में ऊपर की तरफ। और डायोप्सिडा में दो टेम्पोरल फोसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, एनोप्सिडा में कोई टेम्पोरल फोसा नहीं है। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि सरीसृप यानी रेप्टाइल्स को उनके स्कल्स के आधार पर डिवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है? पेरिपेटस, प्रोटोपेट्रस, आर्क्योपेट्रिक्स या इकाइडेना? कौन जो है रेप्टाइल्स और एवीज के बीच की कड़ी माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्क्योपेट्रिक्स। आर्क्योपेट्रिक्स को सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। ये सरीसृप और पक्षी दोनों के ही लक्षण शो करते हैं। पक्षियों के समान इसमें पंख होते हैं, चोंच होते हैं, पंजे होते हैं, जबकि इनके चोंच में जो दांत होता है और जो इनकी बाहरी स्किन होती है वो सरीसृप के समान होती है। इसलिए ये जो है दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा एवं ना उड़ने वाला दो पैर का पक्षी है? ऑप्शन कीवी, शुतुरमुर्ग, बत्तख और कोयल। तो हम सभी को पता है कीवी जो है ये सबसे छोटा पक्षी आता है, यहाँ सबसे बड़ा पूछा है। शुतुरमुर्ग जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है, ये सबसे बड़ा ना उड़ने वाला दो पैर का पक्षी है। शुतुरमुर्ग कितना लंबा होता है? ये 2.7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, यानी कि 9 फीट तक लंबे होते हैं। और इनकी जो वजन है वो 320 पाउंड तक हो सकता है। एकमात्र पक्षी है जिसके प्रत्येक पैर में दो पैर की अंगुलियां होती हैं और यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज दौड़ता है, यानी कि ये दौड़ता तो बहुत तेज है लेकिन उड़ नहीं सकता है। इसी को स्टूथियोनिफॉर्मिस कहते हैं, जिसे रेट्राइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे उड़ान विहीन पक्षियां होती है उसमें शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी, सोरव्रीज ये सब होती हैं, लेकिन ये जो है सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन, एमनियोटा समूह में आते हैं। एमनियोटा और एनएमनियोटा दो प्रकार से समूह को जो है डिवाइड किया गया कॉर्डेटा को। एमनियोटा यानी कि इसमें आपको देखने को मिलेगा RVM, एक मिनट रुकिए, RBM यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल। रेप्टाइल्स और बर्ड और मैमल जो होते हैं ये एमनियोटा समूह में आते हैं। इसके अलावा अगर एन एमनियोटा पूछ ले तो एन एमनियोटा समूह में कौन आते हैं? तो एन एमनियोटा समूह में इसके अलावा जो बचे हैं एम्फीबियंस और कौन सा बचा? एक एबीज, नहीं एबीज तो बर्ड्स में आ गया। एम्फीबियंस और कौन सा बचा? एक पिसीज। एम्फीबियंस और पिसीज
ये दोनों जो हैं यानी कि फिशेस जो हैं ये दोनों एमनियोटा में आते हैं। अगर पूछा जाए एमनियोटा है क्या, तो ऐसे कशेरुकों के समूह जिनके भीतर भ्रूण या भ्रूण के विकास से गुजरता है, एमनियोजन के भीतर भ्रूण या भ्रूण के विकास से गुजरता है, उसे एमनियोटा कहते हैं। एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइस भ्रूण के ऊतक की परत से विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीनों में मोनोजीनियस बाह्य परजीवी मुख्यतः पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कॉर्डल फिश, गिल्स, पैरोक्टल फिल्स या फिर पेक्टोरल फिल्स या फिर कैस्पलर्स, काल्सपर्स। सही जवाब हो जाएगा इसका गिल्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मोनोजीनियस आमतौर पर मीठे पानी और समुद्री आवासों में बोनी फिशेस पर पाए जाते हैं। मोनोजीनियस बाह्य परजीवी चपटे कृमि का एक समूह है जो आमतौर पर त्वचा, गलफड़ों यानी कि गिल्स या मछली के पंखों पर पाए जाते हैं। ये है क्या? तो ये पैरासाइट है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मोनोजीनियस है क्या, तो ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो बाह्य परजीवी होता है, किस पे होता है? फिशेस के गिल्स पर होता है या फिर उनके पंखों पर होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उभयचर में निषेचित अंडे मादा के आमाशय से विकसित होते हैं और लघु मेढक उनके मुख से बाहर निकलते हैं? किसमें निकलेंगे? सेलामांडर, रियोबैक्टेरस, इक्तियोफिश या फिर एलाइटीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रियोबैट्रेकस। ऑस्ट्रेलिया का गैस्ट्रिक ब्रूडिंग मेढक या जिसी को प्लेटिपस मेढक या रियोबैट्रेकस के नाम से जाना जाता है। इसमें मादा अपने अंडे सामान्य रूप से देती हैं और नर उन्हें शुक्राणु द्वारा निषेचित कर देते हैं। निषेचित अंडे को मादा द्वारा निगल लिया जाता है। टैडपोल उनके पेट यानी आमाशय में 8 सप्ताह तक रहते हैं और अंत में छोटे मेढकों के रूप में मुंह से ही बाहर आ जाते हैं। ठीक है, किसके पेट में रहेंगे? मादा के द्वारा जब अंडे निगल लिए जाते हैं तो उनमें जो है टैडपोल उनके आमाशय में कितने दिन तक रहते हैं? 8 सप्ताह तक रहते हैं और फिर छोटे मेढक के रूप में मुंह से बाहर आ जाते हैं। ब्रूडिंग अवधि के दौरान गैस्ट्रिक शोषण यानी पाचक एंजाइम जो है वो बंद हो जाता है, नहीं तो उनके जो लार्वा हैं वो भी पच जाएंगे, इसलिए उनमें जो है गैस्ट्रिक स्रावण जो है वो बंद हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाए रियोबैट्रेकस को और किस नाम से जाना जाता है? इसे प्लेटिपस मेढक या फिर गैस्ट्रिक ब्रूडिंग मेढक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पॉइजनस? निम्नलिखित जंतुओं में से कौन सा विषैला है? ऑप्शन हेमीडैक्टिलस, यूरोमैट्रिक्स, नर ऑर्निथोरिंकस या फिर कैमलियन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेल ऑर्निथोरिंकस। प्लेटिपस या इसी को मेर ऑर्निथोरिंकस कहा जाता है, या इसी को बत्तख चोच एक जहरीला मतलब इसी को बत्तख चोच कहते हैं, बत्तख चोचा, या एक जहरीला स्तनपायी होता है जो अर्धजलीय जानवर है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है और अंडा देने वाला मैमल्स होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नर ऑर्निथोरिंकस इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मछली में क्लोराइड स्रावित कोशिकाएं पाई जाती हैं। गिल्स, किडनी, लीवर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गिल्स यानी क्लोम में। मछली की गिल्स स्रावित उपकला की क्लोराइड कोशिकाएं जो ताजे पानी से समुद्र में के पानी में संक्रमण करती हैं, क्लोराइड स्रावण को उत्तेजित करने वाले तीव्र संकेत को प्रतिक्रिया देकर बढ़ी हुई लवणता के अनुकूल होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्वसनावधि में पक्षी वायु से निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकाल लेने में सक्षम होते हैं? 20%, 40%, 90% या 100%। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 90%। प्रश्नावधि यानी कि अगर बात करें इंस्पायरेशन में तो पक्षी वायु से 90% ऑक्सीजन की मात्रा निकालने में सक्षम होती हैं। पक्षी अपने फेफड़े के माध्यम से 7 से 9 वायु कोशों की एक श्रृंखला के माध्यम से लूपी ट्यूबुलों से जुड़े होती हैं और हवा को एक दिशा में ले जाकर मिश्रण की समस्या से बचते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने परसेंट निकाल लेते हैं? 90%। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एनाड्रोमस फिशेस? निम्नलिखित में से कौन सा मीन उद्गामी है यानी कि एनाड्रोमस है? एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस
जब उनके प्रजनन के दौरान मछलियाँ एक जगह से दूसरे जगह पे गमन करती हैं तो उन्हें दो भागों में बांटा गया, एक एनाड्रोमस और एक कैटाड्रोमस। वे मछलियाँ जो मीठे पानी में पैदा होती हैं फिर खारे पानी में चली जाती हैं वे जो है एनाड्रोमस कहलाती हैं, और वे मछलियाँ जो खारे पानी में पैदा होती हैं और मीठे पानी में चली जाती हैं वो कैटाड्रोमस कहलाती हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हिल्सा। हिल्सा एक ऐसी मछली है जो प्रजनन के लिए मीठे पानी में प्रवास करती है, मतलब ये मीठे पानी में पैदा होकर खारे पानी में चली जाती है, हिल्सा। इसके अलावा सैल्मन, ट्राउड, ये सारी मछलियाँ एनाड्रोमस कहलाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर याद करें तो खारा पानी और खा से खारा पानी और खा से कैटाड्रोमस, ऐसे कुछ मिलता जुलता आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें दंत श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? द टीथ आर रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी वीक इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किसमें जो है दांत जो है वो हॉर्नी वीक के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है? रिंकोसिफेलिया, स्क्वेमेटा, कीलोनिया या फिर क्रोकोडीलिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कीलोनिया। कीलोनिया सरीसृप पक्षी वर्ग के सदस्य हैं, सरीसृप वर्ग के सदस्य हैं कीलोनिया। इसमें कछुआ और टेरापिन्स शामिल होते हैं। सभी में दांतों की कमी होती है और एक सींग वाली चोंच होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है क्या? तो ये एक सरीसृप है। अगला, सिफेलोकॉर्डेटा में वंश की संख्या है। सिफेलोकॉर्डेटा में कितने जो हैं जेनरा पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक 2। सिफेलोकॉर्डेटा कॉर्डेटा का ही एक उपजगत है। इसमें कशेरुकियों के निकट जीवित संबंध होता है। इसमें 2 जेनरा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ लक्षण है। द प्रेजेंस ऑफ बोन इज एन यूनिक कैरेक्टर ऑफ। बोन्स का प्रेजेंट होना किसका लक्षण है? तो बोन्स जो है ये सारे वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी में जो है बोन्स पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स के यूनिक कैरेक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास यानी कि जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो उसे सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टेनोथर्मल, होम्योथर्मल, प्लाइकोथर्मल या यूरेथोथर्मल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेथोथर्मल। पृथुतापी जीव ये बहुत अधिक टेम्परेचर को सहन करते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं? तो इसके उदाहरण जैसे गाय, बंदर, इंसान, बकरी, भेड़, ये सभी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है? तो उड़ने वाली मछली जो है ये कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सोकोइट्स, यानी कि जिसे एक्सोकोटस कहा जाता है। एक्सोकोटस, एक्सोसीटस भी कहीं कहीं लिखते हैं इसको। एक्सोकोटस, एक्सोसीटस या एक्सोकोइट्स, ये मछली जो है ये उड़ने वाली मछली कही जाती है। यह एक हड्डी वाली मछली है और समुद्री मछली भी है। ठीक है, इसका शरीर चक्रीय तराजू से ढका होता है, मुंह चौड़ा होता है और जबड़े में दांत होते हैं। पूंछ में उदर लोब के रूप में हाइपोब्लास्टिक पंख होते हैं। इस मछली में पेक्टोरल पंख बड़े होते हैं और ग्लाइडिंग उड़ान में सहायता करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्सोसीटस, एक्सोकोटस या एक्सोकोइट्स फिश जो है ये उड़ने वाली मछली होती है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं एक्सोसीटस मछली की। ये एक्सोसीटस मछली है, इसका ये पेक्टोरल फिन है, ये जो बहुत बड़ा होता है, यही इसको उड़ने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की कड़ी कौन सी है? तो सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी मोनोट्रेमेटा कहलाता है। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी आर्क्टियोपैट्रक्स कहलाता है। और यहाँ पे सरीसृप और स्तनधारी पूछा है तो इसका हो जाएगा मोनोट्रेमेटा। ठीक है, मोनोट्रेमेटा की केवल 5 जीवित प्रजातियां अभी वर्तमान में हैं, जिसमें प्लेटिपस, इकाइडना ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लेनोग्लॉसस को कॉर्डेटा समूह में रखे जाने का मुख्य कारण क्या है? ब्लेनोग्लॉसस कॉर्डेटा समूह में रखा गया, इसका मुख्य कारण क्या है? उसमें जो है फेरेंजियल गिलस्लिट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक स्टोमियल डाइवर्टिकुलम जिनको पृष्ठरज्जु माना जाता है यानी नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है, सही बात है। और डॉर्सल हॉलो नर्व सिस्टम प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लेनोग्लॉसस को कॉर्डेटा में रखे जाने का कारण उसमें प्रेजेंट जो गिलस्लिट्स हैं
नोटोकॉर्ड है और उनका जो हालो नर्व सिस्टम है, ये तीनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्फिनोडॉन पेक्टेटस कहलाता है। स्फिनोडॉन पेक्टेटस क्या कहलाता है? तो ये लिविंग फॉसिल कहलाता है। क्या कहलाता है? लिविंग फॉसिल कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्फिनोडॉन पेक्टेटस एक जीवित जीवाश्म है। स्फिनोडॉन पेक्टेटस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को टुआटारा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में जीवित जीवाश्म है क्योंकि इसे न्यूजीलैंड के कुछ ही जगहों पर देखने को मिलता है, बाकी ये कहीं दिखाई नहीं देता है, विलुप्त हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जाइगोस्फिन और जाइगैंट्रम पाया जाता है। जाइगोस्फिन एंड जाइगैंट्रम किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वर्टिब्रेट ऑफ स्नेक में। कशेरुकी सांप में जाइगोस्फिन और जाइगैंट्रम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कशेरुकी सांप में। ठीक है, जो अग्रधुरी और पश्चधुरी को जोड़ने का कार्य करता है, यानी एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को जोड़ने का कार्य करता है। ये सांप के कशेरुकी में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेढक में पूर्ण रूप से विकसित शुक्राणु कोशिकाओं में होती है। मेढक में पूर्ण रूप से विकसित शुक्राणु कोशिकाओं में क्या होता है? एक न्यूक्लियस, एक एक्रोसोम, एक जोड़ी सेंट्रियोल और पूंछ। तो ये तीनों ही पूर्ण विकसित मेढक के शुक्राणु कोशिकाओं में होती है, यानी कि स्पर्म सेल में होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अ न्यूक्लियस, अ क्रोमोसोम, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड टेल, तीनों ही इनके स्पर्म सेल में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेढक में कौन सी कोशिका है जो टोटीपोटेंट नहीं है? जनरली मेढक की सारी कोशिकाएं टोटीपोटेंट होती हैं, यानी इसमें जो है जनन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन मेढक के जो जाइगोट्स हैं ये टोटीपोटेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें विभाजन क्षमता नहीं पाई जाती है। पुनर्निर्माण और विभाजन की क्षमता जो है वो जनन कोशिकाओं में होती है। एक मिनट, इस प्रक्रिया में टोटीपोटेंट नई कोशिकाओं का विकास होता है। ठीक है, हाँ, इसमें नहीं होता। किसमें नहीं होता? जाइगोट्स में नहीं होता है। ठीक है, जाइगोट्स जो होते हैं, युग्मनज जो कहते हैं, ये कोशिका एक प्रकार से निष्क्रिय होती है और ये निष्क्रियता की स्थिति प्रायः हाइबरनेशन की अवस्था में दिखाती है और हाइबरनेशन कहलाती है। ठीक, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्टिवेशन की प्रक्रिया है। एस्टिवेशन इज प्रोसेस ऑफ। एस्टिवेशन क्या है? तो जब मेढक निद्रा के लिए ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि गर्मियों के मौसम में ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं। ग्रीष्म निद्रा क्या है? इसमें जो है मेढक शरीर और वातावरण के बीच सामंजस्य की स्थिति को स्थापित करने के लिए नीचे जो है मिट्टी के नीचे, पृथ्वी नीचे जो है होल बना के उसमें चले जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक सोते रहते हैं। इसी को ग्रीष्म निद्रा कहते हैं। इसमें ये क्या करते हैं? ये तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, उपापचय की प्रक्रिया को धीमा कर लेते हैं। ठीक है, यही एस्टिवेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, साग्रीन एक व्यावसायिक उत्पाद है। साग्रीन एक व्यावसायिक उत्पाद किसका है? तो सा से साग्रीन, सा से सार्क। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सैग्रीन एक प्रकार की कच्चा दाने पर चमड़ा है जो खुरदुरी त्वचा से युक्त है, जो ऐतिहासिक रूप से घोड़े या ओनगेर की पीठ या सार्क रे से प्राप्त होती है। आधुनिक समय में ये त्वचा के व्यावसायिक उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, हाइड्रा में निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विष है। हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में जो विष पाया जाता है वो कैसा होता है? थ्रोम्बिन, हिमोजॉइन, हिप्नोटॉक्सिन या फिर हिपैरिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्नोटॉक्सिन। हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विष हिप्नोटॉक्सिन होता है। जीआईसी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, निमेटोसिस्ट एवं निमेटोब्लास्ट की भित्ति जो है, इनके बीच में कोशिका द्रव्य का पतला अस्तर होता है। इसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर बात करें निमेटोसिस्ट की, तो इसे दंसिका नाशपाती के आकार की कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैसा होता है? हिप्नोटॉक्सिन होता है। अगला क्वेश्चन, लोकोमोशन इन लीच अकर्स बाय। लीच में गमन किसके द्वारा होता है? पैरापोडिया, फुट, हाइड्रोस्केलेटन या सीटा। लीच जिसे जोक कहा जाता है, इसमें लोकोमोशन सीटा के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके शरीर पे क्यूटिकल के आवरण पाए जाते हैं। ये जो होते हैं इनका उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया होता है और ये सीटा के माध्यम से लोकोमोशन करते हैं। इन्हीं को जोक कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? तो ये सैंगिवोरस होते हैं, यानी ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन,
फिक्सेशन पैपली किसमें पाया जाता है? अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फिक्सेशन पैपली आर फाउंड इन। फिक्सेशन पैपिला किसमें पाया जाता है? टर्नोरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लैचिडियम लार्वा या एसिडियन लार्वा। तो सबसे पहले जानिए ये लार्वा है किसके। तो टर्नेरिया लार्वा जो है ये ब्लैनोग्लॉसिस के हैं। ट्रोकोफोर लार्वा ये एनिलिडा और मोलस्का में पाया जाता है, सबसे कॉमन लार्वा होता है। ग्लोचिडियम लार्वा यूनियम में पाया जाता है और एसिडियन लार्वा जो है ये सी स्क्वाड्स में पाया जाने वाला लार्वा है। अब जो है फिक्सेशन पैपली किस में पाया जाता है? तो फिक्सेशन पैपिला जो है ये इकानोडर्मेटा के सदस्य में पाया जाता है, जिसे सी स्क्वाड्स के नाम से जानते हैं। इसी में जो है इसका लार्वा है एसिडियन लार्वा, इसी में फिक्सेशन पैपिला जो है वो पाया जाता है। ये लार्वा को आधार या आश्रय से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन है? मछली और उभयचर, उभयचर और सरीसृप, सरीसृप और बर्ड, बर्ड और स्तनधारी। हर्पेटोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इक्थियोलॉजी में किसके अध्ययन करते हैं, तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स का अध्ययन करते हैं और मैमोलॉजी में मैमल्स और उनके मैमरी ग्लैंड का अध्ययन किया जाता है मैमोलॉजी के अंतर्गत। बाकी अगर उभयचर और सरीसृप की बात करें तो हर्पेटोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीवा कशेरुकी रहित है, यानी किसमें जो है सर्वाइकल वर्टिब्रेट नहीं पाया जाता है? सील, स्नैक, फ्रॉग या फिश। सही जवाब ऑप्शन डी फिश। फिश में सर्वाइकल वर्टिब्रेट नहीं पाया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा, वश, काठ, श्रिक, द्रुम स्तनधारियों में कशेरुकी है। ग्रीवा कोशिका कशेरुकी गर्दन के हिस्से में पाया जाता है और मछली में जो है कशेरुकी अनुपस्थित होता है, इसलिए इसमें जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं पाया जाता है। अगला, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स आर अटैच टू। पक्षियों की उड़ान पेशियां किससे जुड़ी होती हैं? तो पक्षियों के जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो स्टर्नम से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। या चौड़ी चपटी अखंडित नाव के आकार की पेशियां होती हैं जो पसली की अस्थियों से जुड़ी होती हैं। फर्कुला की हड्डी में भी ये जुड़ी होती हैं। ठीक है, किसमें? फर्कुला बोन्स में भी ये जुड़ी होती हैं। इससे कोई अलग से उड़ान हेतु मांसपेशियां नहीं पाई जाती हैं। ये स्कैपुला जो है ये क्या है? तो ये कंधे की हड्डी कही जाती है और इसी से इनकी जो फ्लाइट मसल्स हैं वो इसी से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पक्षियों की उड़ान पेशियां पेक्टोरियल माइनर्स हैं। पक्षी की जो उड़ान पेशियां पेक्टोरियल माइनर्स क्या है? एक डिप्रेस पेशी, एक लिफ्ट पेशी, डिप्रेस और एलिवेटर पेशी या एक सहायक मांसपेशी। सही जवाब ऑप्शन बी एक लिफ्ट पेशी। पेक्टोरेलिस माइनर मददगार होती है ऊपर उड़ान के लिए और ये एक लिफ्ट पेशी का कार्य करती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर इन टैडपोल लार्वा। प्रतिगामी कायांतरण किसके टैडपोल लार्वा में होता है? फ्रॉग, टोड, साल्पा या एम्फिऑक्सिस। सही जवाब ऑप्शन सी साल्पा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस विकास की एक अवस्था होती है। यह यूरोकॉर्डेटा में देखने को मिलती है। लार्वा में वयस्क की अवस्था में विकसित होना रेट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस नोटोकॉर्ड विलुप्त हो जाता है। इनकी लार्वा अवस्था में पूंछ पाई जाती है परंतु यह वयस्क यानी एडल्ट अवस्था में विलुप्त हो जाती है। यह किस में देखने को मिलता है? साल्पा में देखने को मिलता है। साल्पा किससे संबंधित है? तो ये हर्डमेनिया से संबंधित है। इसमें सी पोटैटो, साल्पा ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, फर्कुला का निर्माण किसके संलयन से होता है? यानी फर्कुला इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, किसके संलयन से होता है, किसके फ्यूजन से होता है? कार्पल्स इन लिजार्ड, कैल्विकल इन पिजन, जाइगोस्फेंस इन स्नैक, जाइगोस्फिन इन स्नैक या फिर बोमर इन रैबिट्स। फर्कुला जो है ये पक्षियों के उड़ान में सहायक होता है और दोनों कैल्विकल के संलयन से होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कैल्विकल्स इन पिजन। ठीक है, फर्कुला का निर्माण कबूतर में दोनों कैल्विकल के संलयन से होता है। अगला, फोरामेन ट्रायोसिस पाया जाता है। फोरामेन ट्रायोसिस किसमें पाया जाता है? पक्षियों के पेक्टोरल गर्डल में। पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। पक्षियों के पेक्टोरल गर्डन में फोरामेन ट्रायोसिस पाया जाता है। ट्रायोसिस क्या है? तो ट्रायोसिस का फोरामेन एक मुक्त छोर है जो पक्षी के स्कैपुला
क्लेविकल कोरेकाइड से घिरा होता है। स्तनधारी के कमरबंद में किसी भी प्रकार का फोरामेन जो है वो मौजूद नहीं होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, यानी 3 सही है 1 गलत हुआ है। पहला है पेक्टोरल ग्लैंड। पेक्टोरल ग्लैंड जो है पैरोटिड ग्लैंड उभयचर से संबंधित है। टेरिगोपोडियल ग्लैंड मैमल्स से नहीं संबंधित है। ट्रैगोपोडियल ग्लैंड जो है ये मैमल में अनुपस्थित होता है। यूरोपाइजल ग्लैंड बर्ड में होता है जो ऑयल सिक्रीट करता है। और फेरामोन ग्लैंड सरीसृप में पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है फीमोरल। सही जवाब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक स्वच्छ जल यानी ताजे पानी में अखाद्य मछली है, यानी स्वच्छ जल में पाया जाता है लेकिन उसको खाया नहीं जाता है, कौन सी मछली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेट्राओडॉन कटकुटिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टेट्राओडॉन मछली के बाह्य त्वचा पर विष पाए जाते हैं। इसीलिए ये ताजे पानी में पाए जाने के बावजूद भी ये खाने योग्य नहीं होता है। जो खाने योग्य मछली होता है लेवियो रोहिता, जिसे रोहू कहा जाता है, ये खाने योग्य मछली होता है। अगला क्वेश्चन, प्रीन ग्लैंड इज फाउंड इन। प्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रीन ग्लैंड किसमें पाया जाता है? तो प्रीन ग्लैंड को ही यूरोपाइजियल ग्लैंड या इसी को ऑयल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और यह बर्ड्स में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें पाया जाता है? बर्ड्स में पाया जाता है। अगला, रोहू, सिरहिंस और मिस्टल है। रोहू, सिरहिंस और मिस्टल क्या है? तो ये ताजे पानी में पाए जाने वाली खाद्य मछलियां होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मछली उत्तर प्रदेश की खाने योग्य मछली नहीं है? तो जो खाने योग्य मछली नहीं है, तिलापिया मोजाम्बिक्स, यही पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिबियो रोहिता, जिसे रोहू कहते हैं, ये खाया जाता है। क्लॉरियस ब्राटाकस, जिसे मांगुर कहते हैं, ये भी खाया जाता है। हेरोटोन्यूस्टेस फॉसिल्स, जिसे सिंधी मछली कहते हैं, ये भी खाया जाता है। यानी रोहू, मांगुर और सिंधी खाया जाता है। जो नहीं खाया जाता है वो तिलापिया मोजाम्बिक्स है। ये खाद्य मछली नहीं है। इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता। यह मछली पाया कहाँ जाता है? तो यह अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में पाया ही नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अस्थियां निम्नलिखित में से अपेंडिकुलर कंकाल का भाग नहीं है? अपेंडिकुलर भाग का भाग नहीं है। टेरिगाइड, प्यूबिस, क्लेविकल या फिर फीमर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टेरिगाइड। टेरिगाइड ये आंत के कंकाल का हड्डी है या जो है अपेंडिकुलर कंकाल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कॉर्डेटा के जीवों के शरीर का हिस्सा नहीं है? कॉर्डेटा के जीवों के शरीर का हिस्सा नहीं है। पहला, एंडो स्टाइल, पाइगो स्टाइल, एनल स्टाइल या फिर यूरो स्टाइल। कौन सा कॉर्डेटा में नहीं पाया जाता है? बात करें एनल स्टाइल, जिसे गुदा थैली कहते हैं, ये कॉर्डेटा के शरीर का हिस्सा नहीं है। निचले जानवर यानी इनवर्टिब्रेट्स और मेल कॉकरोच में ये एनल स्टाइल पाया जाता है। एंडो स्टाइल को थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, ये पाया जाता है। पाइगो स्टाइल ये पक्षियों में पाया जाता है और यूरो स्टाइल जो है ये मेढक में देखने को मिलता है। ये मेढक का अंतिम चक्र होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा एनल स्टाइल। एनल स्टाइल पाया किस में जाता है? तो ये निम्न जानवर यानी कि इनवर्टिब्रेट्स और मेल कॉकरोच में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, और इसे स्टार मार्क करिएगा। हाथी का दांत होता है, यानी द टस्क ऑफ एलिफेंट इज द। हाथी का दांत किसका रूपांतरण होता है? मॉडिफिकेशन अपर कैनाइन, मॉडिफिकेशन अपर सेकेंड इंसिजर, मॉडिफाइड लोअर सेकेंड इंसिजर या अ स्पेशलाइज्ड ग्रोथ फ्रॉम द मैक्सिला। सही जवाब ऑप्शन बी, मॉडिफाइड अपर सेकेंड इंसिजर। हाथी के ऊपरी जो कृंतक हैं उसका रूपांतरण इनका टस्क होता है जो लंबा लंबा होता है। यह हाथी को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक लार्वा U/V आकार की नलिका का निर्माण करते हैं और लार्वा अवस्था 3 से 7 वर्ष तक ही रह सकता है। यह दंत विहीन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो ये जिसका मॉडिफिकेशन है वो सेकंड इंसीजर का है। ठीक है,
यहाँ पे 700 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कॉर डेटा में अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि अब हमारा केवल कॉर डेटा ही फाइलम बचा हुआ है। तो कॉर डेटा को कंप्लीट करके हम बायोलॉजी या जूलॉजी और बॉटनी के क्लासेस बंद कर दें या जारी रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के माध्यम से हमें सपोर्ट करते हैं, तब तो आपको क्लासेस आगे भी मिलती रहेंगी, नहीं तो यहीं पर आपकी क्लासेस रोक दी जाएंगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।